नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि इजराइल के बेट शेमेश शहर पर हमला हुआ है, जहां ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल पर हमला किया। रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइल गिरी है। हमले में 8 लोगों की मौत की खबर है, 27 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि अभी भी ये संघर्ष लगातार जारी है और दोनों ओर से कोई भी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद से बताया जा रहा है कि अभी भी ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये शहर इजराइल के बेट शेमेश शहर पर हमला हुआ। तो रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइल गिरी है। हमले में 8 लोगों की जान गई है, 27 लोग घायल हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इजरायली राजदूत रूबेन अजार का बड़ा बयान सामने आया। हम ईरान पर हमला करते रहेंगे, रूबेन अजार की ओर से कहा गया। ईरान आतंकी संगठनों की मदद करता है। रूबेन अजार की ओर से कहा गया है ईरान आतंकियों को हथियार देता है, रूबेन अजार ने बोला है। तो ईरान आतंकियों को हथियार देने का काम करता है। सुनवाते आपको। Well, as I told you, we are concentrating in the military capability of this regime. As you know, Navin, for decades they have been building a military nuclear program. They have been building a ballistic missile program of thousands and thousands of missiles capable of destroying almost any country in our region. They have been sponsoring terrorist organizations and exporting them the means to build weapons of mass destruction. So we've been targeting all that, and we will continue to target that. We also have a hope that the Iranian people will embrace this moment and take out the streets against this regime, the same regime that has massacred tens of thousands of Iranians, of Iranian demonstrators, not long ago. So we don't know whether the Iranian people will embrace the opportunity or not, but we are certainly giving them a chance to do so. वहीं लाहौर में यूएस कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन हुआ है। अमेरिका के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। खामेनेई की मौत के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों में सुरक्षा कर्मियों पर आरोप लगाए गए हैं। कॉन्सुलेट के अंदर से गोले दागे गए हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से ये कहा गया खामेनेई की मौत के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा था। तो फिलहाल ये प्रदर्शन के दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा गया कि कॉन्सुलेट के अंदर से गोले दागे गए। तो अमेरिका के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बीच खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उनकी ओर से आरोप लगाया गया है। ये बच्चे की हालत देखिएगा, ये बच्चे की हालत देखिएगा, ये बच्चे गेट जला दिया गया है। ये बच्चे की हालत देखिएगा, एक मिनट इधर ले आना। ये बच्चे की हालत देखिएगा, ये बच्चे की हालत देखिएगा, ये बच्चे को रोजे की हालत में नाज़रीन किराम पानी रोजे की हालत में लोगों पे शेल मारे गए। वो यहाँ पर पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे। पंजाब पुलिस यहाँ पर बैठी हुई थी। किसी को किसी से कोई मसला नहीं था। अंदर से 3 शेल्स आते हैं जो इन पे लगते हैं और फिर ये लोग जो है अपना इश्तिहार दिलवाते हैं और फिर जो है फाइट शुरू होती है। लेकिन इससे पहले किसी भी बंदे ने एक पत्थर भी नहीं उठाया था, गमला तक नहीं तोड़ा था। अब जो ये तमाम मनाजिर ये अंदर से आए। मैं आपको बता रहा था कि ये तमाम चीजें शुरू होंगी, एक पूरा प्लान किया जाएगा और इस प्लान को अब एग्जीक्यूट कर दिया गया। अवाम में जो लोग थे उनको मुश्तैल किया। तो खामेनेई की मौत के बाद से एक और ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी ओर विरोध की आग पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के कराची में आज अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए। दूतावास परिसर में आग लगा दी गई, जिस पर अमेरिकी सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का कराची सुलगने लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद हो रहे विरोध की आग में जलने लगा है। आगजनी, हिंसक प्रदर्शन और बवाल की तस्वीरें कराची में अमेरिकी दूतावास परिसर की हैं, जहां प्रदर्शनकारी ईरान में अयातुल्ला खामेनेई और उनके परिवार को निशाना बनाए जाने के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। इसी दौरान हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने दूतावास परिसर में घुसने की कोशिश की और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया।
साथ ही उग्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पहले दूतावास में जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कॉन्सुलेट के मुख्य गेट पर हथौड़ों और लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे गेट टूट गया और भीड़ परिसर के अंदर घुसने लगी। प्रदर्शन के दौरान आग के गोले फेंके गए, जिससे कॉन्सुलेट की इमारत के कई हिस्सों में आग लग गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और वहां तैनात अमेरिकी सुरक्षा बलों ने पहले भारी आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। इस हिंसा में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन आक्रोश थम नहीं रहा है। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में शिया और हजारा समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। कराची के अलावा रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि खामनेई की मौत के बाद उठी विरोध की आग में क्या पूरा पाकिस्तान जलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, खामेनेई की मौत के बाद से भारत में भी जगह जगह पर अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें कि आप ये देख पाएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में खामेनेई की तस्वीर लेकर के लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लोगों ने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया। तो ये तस्वीरें श्रीनगर, रामबन, बांदीपुरा, बारामूला, जम्मू कश्मीर के हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही लखनऊ उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में जो कुछ हुआ उसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत में भी कुछ जगहों पर यह प्रदर्शन किया गया है। जैसे इस बात की जानकारी मिली कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। खामेनेई की मौत के बाद से भारत में भी ये प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको खासतौर पर जम्मू कश्मीर के आप देखेंगे तो यहाँ जगह जगह पर अलग अलग इलाकों में यहाँ प्रदर्शन हुआ है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रदर्शन हुआ। वहीं इधर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खामेनेई की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ईरान पर अमेरिकी और इजरायली अटैक की निंदा की। सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने रमजान के मुबारक महीने में, जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान में रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं रातों में, ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमजान का है। पर खैर वो तो इंसानियत को नहीं मानने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर हम उसकी मजम्मत करते हैं। और खासतौर से जब जिनीवा में बातचीत के जरिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते, जितने न्यूक्लियर स्टॉक फाइल्स थे ईरान के पास वो शायद इस्तेमाल नहीं होते, मगर अब उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं आयतुल्लाह खामेनेई की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से न सिर्फ के शिया वर्ल्ड को बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग खत्म होनी चाहिए। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ओमान में भारतीय तेल टैंकर पर हमला हुआ है। टैंकर पर 15 भारतीय नागरिक सवार थे। हमले में 4 लोगों के घायल होने की अब तक खबर है। तेल टैंकर पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। टैंक पर 15 भारतीय सवार बताए जा रहे थे। हमले में 4 लोगों के अब तक घायल होने की खबर मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तेल टैंकर पर हमले का वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें 15 भारतीय सवार बताए जा रहे थे। ओमान में भारतीय तेल टैंकर था ये, जिस पर यह हमला हुआ है।
इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष दीक्षित इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये जो भारतीय तेल टैंकर था उसको भी नहीं छोड़ा गया, क्या इस बारे में पहले से जानकारी नहीं थी कि ये यूएई का कोई जहाज नहीं है, कोई तेल टैंकर नहीं है, ना ही इसका ईरान से कोई लेना देना है, और इस पर भी अटैक हो जाता है, 15 लोग घायल होने की भी खबर आ जाती है? देखिए, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये तेल टैंकर पर किसकी मिसाइल लगी है ओमान में, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ये इस तेल टैंकर पर ईरान ने हमला किया है। अब इस पर जो भारतीय झंडा तेल टैंकर का लगा है या नहीं है, ये देखे बगैर क्या मिसाइल कोई मिसगाइड हुई है, वहाँ तेल टैंकर पर हमला हो गया, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ओमान की तरफ से जो भी चीज़ें की जा रही हैं ओमान में, क्योंकि अमेरिकी बेस हैं, ओमान में अमेरिका अपना सैन्य अड्डा बनाए हुए है, तो ईरान खामनेई की मौत के बाद बौखलाते हुए तमाम जो उसके पड़ोसी देश हैं सब पर हमला कर रहा है, चाहे ओमान हो, कुवैत हो, या बहरीन हो, या दुबई हो, यूएई हो, तो उन देशों पर हमला कर रहा है जिन देशों में अमेरिकी बेसिस हैं। और क्योंकि ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है अमेरिका के बेसिस से, तो ईरान बौखलाकर अब किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे वो तेल टैंकर हो, चाहे कोई सैन्य बेस अड्डा हो। चूँकि पहले से एडवाइजरी जारी थी कि अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो वो गल्फ ऑफ हॉर्मोज की जो जलसंधि है, जहाँ से दुनिया का करीब करीब 50% तेल चाहे इराक से हो या फिर बहरीन या सऊदी अरब हो, उस हॉर्मोज से निकलता है, तो उसको चौक करने की बात ईरान ने कही थी। और ओमान भी वहीं आसपास है। अब तेल टैंकर खड़ा था या फिर वहाँ से इतने, कहते हैं ना कि इसने टेंस माहौल में वो तेल टैंकर वहाँ से क्या लेकर भारत आ रहा था या वहाँ खड़ा था, या खड़े तेल टैंकर निशाना, ये थोड़ी अभी अपडेट आना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर ईरान की बौखलाहट दिख रही है और तेल टैंकर पर निशाना बनाना। आशीष, एक सवाल इसमें यह भी बनता है कि जब हम ईरान और इजराइल को इस जंग में कूदता हुआ देख रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की भी एंट्री होती है लेकिन डायरेक्ट तौर पर नहीं, और कहीं कहीं पर जो वो रूपरेखा देने की कोशिश इस युद्ध को अमेरिका ने किया, क्या इसका खामियाजा आने वाले समय में अमेरिका को भी भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि 1970 के दशक में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर हमने देखी थी, यहाँ तक कि इराक में भी जो कुछ हुआ था वो कोई भूला नहीं है, तो क्या इसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को उठाना पड़ सकता है? देखिए, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर बने हुए हैं और ये कहना गलत होगा कि अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर नहीं है। अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर है क्योंकि अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अरब सागर में खड़ा है अमेरिका का। इज़राइल को जो ताकत राफ्टर F-25 फाइटर जेट और तमाम फाइटर जेट जो वहाँ से इज़राइल से हमला कर रहे हैं सीरिया बॉर्डर से ईरान पर, वो अमेरिकी हैं। तमाम जो बेसिस हैं जो पड़ोसी मुल्कों में ईरान के, वो सब अमेरिकी हैं। यानी कि अमेरिका सीधी तौर पर हमला कर रहा है और तीनों देशों के अलग अलग ऑपरेशंस चल रहे हैं। अमेरिका का तो ऑपरेशन ही है कि भयंकर युद्ध, प्रचंड प्रहार, यानी कि ईरान पर। और अब प्रचंड प्रहार का बिल्कुल तस्वीरें सामने हैं कि खामनेई की मौत हो चुकी है, तमाम सुप्रीम लीडर ईरान के मारे जा चुके हैं, तो अमेरिका का तो सीधा दखल है ही। रही बात अमेरिका को कितना नुकसान होगा, ये अभी कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो रशिया है जो ईरान का साथ देने की बातें दावे करता था, टर्की ईरान के साथ देने की बातें करता था, चाइना करता था, उत्तर कोरिया करता था, वो सब देश कहाँ हैं? वो सब देश खुलकर क्यों साथ नहीं दे रहे, खुलकर क्यों सामने नहीं आ रहे? क्या उनको डर है कि अमेरिका उन पर भी हमला करेगा? जब इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला कर रहे हैं तो क्या कोई योजना बनाई जा सकती थी कि खामनेई को जिस तरीके से सीरिया से उनको, सीरिया के राष्ट्रपति को निकालकर वहाँ रशिया ले जाया गया, क्या खामनेई को भी निकालकर रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट कर ले जाया जा सकता था? लेकिन खामनेई की मौत हो चुकी। कुल मिलाकर ये है कि ये देश कब ईरान के पक्ष में आगे आकर लड़ाई लड़ेंगे।
ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। अगली खबर का भी इस बीच हम रुक कर लेते हैं। पीएम मोदी आज सीसीएस की बैठक करेंगे। दिल्ली लौटने पर सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। रात करीब 10 बजे सीसीएस की बैठक होनी है। मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो देखिए, सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब रात 10 बजे 2 दिवसीय दौरे से दिल्ली पहुंचेंगे और फिर उसके तुरंत बाद सीसीएस की बैठक शुरू होगी। इस बैठक में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद पैदा हुए संकट, क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी ये चर्चा इसमें होगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि सीसीएस की बैठक में किन मुद्दों पर खासतौर पर विचार विमर्श किया जा सकता है? बिल्कुल, बेशक सुरभि, देखिए जिस तरह से हालात मिडिल ईस्ट में हुए हैं और साथ में जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया और उसका असर पूरे देश और पूरे विश्व पे नजर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करके आए और उसके बाद तमिलनाडु के दौरे पर थे और देर शाम 9:30 बजे के आसपास जब दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचने के बाद अपने आवास से एक महत्वपूर्ण बैठक है जो सीसीएस की है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट की बैठक होनी है, कमेटी की बैठक होनी है और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। जो सोर्सेज बता रहे हैं सुरभि की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि तमाम उन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको किस तरह से सुरक्षित निकाला जाए। और उसके अलावा जो रिपोर्ट है, जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, जो तमाम विदेशों के विदेश मंत्री है, चाहे इजराइल हो, ईरान हो या यूएई हो, तमाम गल्फ कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, वहां संपर्क साध रहे हैं कि किस तरह भारतीयों को वापस भारत लाया जाए जो वहां फंसे हुए हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा किस तरह से जो स्थिति बनी हुई है एशिया में और खास तौर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर, तमाम सुरक्षा को लेकर जो है देश के आसपास की जो बॉर्डर है उनको किस तरह से एस्टेब्लिश किया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। और महत्वपूर्ण ये है कि भारतीयों को कैसे वहां से रेस्क्यू किया जाए और किस तरह से उनको भारत वापस लाया जाए, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही है भारत की कि किस तरह से तमाम उन भारतीयों को वापस लाया जाए जो तमाम ऐसे क्षेत्र में फंसे हुए हैं, खासतौर पर ईरान हो, इजराइल हो, दुबई हो या तमाम उन एरिया में जहां पे लगातार ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नुकसान हो रहा है और जहां पे एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है, तो किस तरह से उनको वापस लाया जाए उसको लेकर मंथन हो सकता है। सुरभि, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पंकज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताया कि इजरायल ने ईरान के पूर्व राष्ट्रपति को मार गिराया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर सामने आई। इजरायल के हमले में अहमदीनेजाद की मौत हुई है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद को भी मार गिराया गया है। और इस पर भी अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ आशीष दीक्षित जुड़े हुए हैं। आशीष, जानकारी चाहेंगे आपसे कि इजरायल का एक और हमला होता है। पहले तो अली खामेनी की मौत की खबर सामने आती है और उसके बाद अब ये भी खबर मिल रही है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति को भी मार गिराया गया है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, इतने ज्यादा लोग सैन्य कमांडर से लेकर खामनेई से लेकर और रक्षा मंत्री से लेकर लोग मारे जा चुके हैं। निश्चित तौर पर जो तमाम वर्ल्ड ऑर्डर की मीडिया, जियो पॉलिटिक्स ये कहती है कि कोई ना कोई भेदिया जरूर है ईरान में जो सबके पते बता रहा है और उसके बाद अमेरिका इजराइल मिलकर जो है सटीक हमले कर रहा है। 50 से ज़्यादा सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। खामनेई की मौत तो हो ही चुकी है। रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख मोहम्मद पाकपोर चीफ स्टाफ अब्दुल रहीम, रक्षा मंत्री मेजर अजीज नासिर जेह और करीब 50 लोग मारे जा चुके हैं। अब पूर्व राष्ट्रपति की मौत की खबर है। तो ईरान ने बहुत कुछ खोया है इस युद्ध में और अभी भी लड़ाई जारी रखे हुए है। निश्चित तौर पर कहते ना कि एक खामनेई का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक बच्चा उनके पास आता है और खामनेई से कहता है कि मैं शहीद होना चाहता हूँ। तो खामनेई उसके कान में हंसते हुए कहते हैं, एक वायरल वीडियो कहते हैं कि जब 80 अभी पढ़ाई लिखाई करो, जिंदगी देखो और जब 80-85 साल की मेरी उम्र में हो जाना तब शहीद होना। तो ये जो मैसेज है ईरान में बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। और खामनेई के जाने के बाद जो उनके जो आर्मी कमांडर हैं, जो और कई लोग मारे जा चुके हैं, जो अब सेकंड लीड उनकी जो आगे आ रही है वो इससे मोटिवेट हो रहे हैं और लगातार वो सटीक निशाने पलटवार कर रहे हैं।
और बिल्कुल। ये मैसेज कर रहे हैं कि अब बेतहाशा हमले होंगे, यानी कि अभी तो सटीक और कबाड़ की मिसाइलों से हमले हो रहे थे, लेकिन अब और कोई भी देश नहीं बचेगा। अराफी की ओर से भी यही कहा गया कि रिवेंज तो अभी बाकी है। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भाई देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का एक बड़ा बयान सामने आया है। दुश्मनों पर हमला जारी रहेगा, यह मसूद की ओर से कहा गया। और मसूद पेजेश्कियान की ओर से यह कहा गया है कि दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर हमला जारी रखेंगे। सुप्रीम लीडर के नक्शे कदम कदम पर हम चलेंगे। तो फिलहाल जो उनके नक्शे कदम रहे उनको फॉलो करने की बात कही गई है। सुप्रीम लीडर के नक्शे कदमों पर हम चलने की कोशिश करेंगे, ये स्पष्ट किया गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। तो ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर हमला कर दिया है। तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुई और साथ ही एक रिहायशी इमारत पर भी ईरानी मिसाइल गिरने की खबर सामने आई है। अटैक के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गोला बारूद की चपेट में आई इमारतों की तस्वीर है, जिनमें कभी जिंदगियां बसा करती थी, जिन्होंने अपने आशियाने सजाए थे, लेकिन अब वो आशियाने पूरी तरह उजड़ चुके हैं। क्योंकि इन तस्वीरों को जरा देखिए, ये इमारतें जो कल तक बेहद खूबसूरत दिखाई देती थी, आज वो खंडहर में तब्दील हो रही हैं। न जाने कितनी लाशें बिछ रही हैं, न जाने कितनी मासूमों की जान जा रही है, न जाने कितने घर और परिवार अब टूट चुके हैं, उजड़ चुके हैं। ये तस्वीरें तेल अवीव से हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने मिसाइल अटैक किया, जिसके बाद से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA का यह दावा है कि अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया है। अरब सागर में तैनात है अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन, और अब्राहम लिंकन पर इस बार हमले की खबर सामने आई है। अरब सागर में अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन तैनात है। सबसे पहले इसी को उतारा गया था समुद्र में, जिसके बाद से ईरान ने यह खुला कहा था कि अगर आपने इसे पीछे नहीं लिया और किसी भी तरीके से हमले की कोशिश की तो फिर चुप हम भी नहीं बैठेंगे, पलटवार हर जवाबी कार्रवाई का होगा। और ऐसे में जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत इजराइल की ओर से की गई, हमने वो तस्वीरें भी देखी कि कैसे इस पूरे मामले में अब धीरे धीरे ये युद्ध की जो रूपरेखा है वो और आगे बढ़ती चली जा रही है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।